नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल की सरकार गिर चुकी है और केपी ओली अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जेनजीज के प्रोटेस्ट की वजह से। अब इस प्रोटेस्ट का कारण बताया जाता है कि जेनजीज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे नेपाल में हो रहे सरकार के करप्शन की वजह से। और भी बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर देना। एक कारण ये भी बताया जाता है कि जब लॉर्ड राम को कहा जाता है कि वो नेपाल की धरती पर जन्मे हैं, तब भी जो जेनजीज हैं, जो वहाँ की युवा है, उनको दर्द होता है। जब नेपाल की सरकार ये कहती है कि लिम्पियादुरा और लिपुलेक, ये जो काला पानी जगह हैं, ये हमारे देश में आते हैं, भारत में नहीं, तब भी वहाँ की युवाओं को दर्द होता है। और इन्हीं सारी कारणों की वजह से आज नेपाल में ये सारे दृश्य देखे जा रहे हैं। अब आज की खबर में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिर वहां पे क्यों केपी ओली शर्मा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो देश छोड़कर भाग चुके हैं, उन्होंने क्यों आखिर ये कहा कि लॉर्ड राम नेपाल की धरती पर जन्म लिए थे, और उसके कुछ एविडेंस प्रूफ भी देते हुए ये सारी चीजें बताते हैं। और इसमें यह भी बताने वाली हूं कि आखिर सच में क्या ये स्टोरी सही है या फिर ये गलत है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पर आप समझेंगे तो जेनजीज यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, अब केपी ओली शर्मा का ब्लेम गेम चालू हो गया है। उनका कहना है कि मैं आज जो सरकार गिर गई है, मतलब मेरी सरकार जो आज गिर गई है, आज नेपाल में जितने सीन दिख रहे हैं, ये सब कुछ भारत की वजह से हो रहा है। अगर मैं भारत के खिलाफ नहीं बोलता कि ये जो सारे एरियाज है, जैसे कि लिपुलेक, काला पानी या फिर लिम्पियादुरा, ये हमारे देश में आते हैं, तो हो सकता है आज हमारी सरकार बनी हुई होती। अगर मैं ये कह देता कि ये सारे एरियाज भारत के ही हैं, तब हमारी सरकार बनी हुई रहती। और उनका ये भी बयान आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राम भारतीय नहीं थे, उनका ये भी बयान आता है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि इस वजह से भी क्या हुआ है, इनकी सरकार भारत की वजह से क्या हुई है, गिर चुकी है। अब इनका ये बयान आता है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इनका कहना है कि लॉर्ड राम, हमारे जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो भारत के नहीं है, नेपाल के हैं, इनका ये कहना है। अब अगर ये सारी बातें की जाएंगी इनके द्वारा, तो जरूर से ही लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और उनको ठेस पहुंचेगी। उनका कहना है कि ये जो सिर्फ राम का ही नहीं नाम लिया है उन्होंने दोस्तों, शिव, विश्वामित्र और वाल्मीकि, इनको भी साथ में जोड़ लिया है और कह रहे हैं कि ये सारे जो ये सारे व्यक्ति जो हैं वो क्या थे, नेपाली थे, नहीं ना कि भारत से आते थे, भारतीय नहीं थे, इनका ये कहना है। अब इसमें वो प्रमाण भी देते हैं कि आप देख सकते हैं कैसे विश्वामित्र हमारे देश में रहते थे, फलाना डिमकाना, इनका यही सारा चलता रहता है। अब ये प्रूफ किसको लेकर बात करते हैं, तो यहाँ पे ये रामायण का हवाला देते हुए ये सारी चीजें बात करते हैं कि ये क्या है, रामायण में ऐसी सारी चीजें लिखी गई हैं कि राम कहाँ थे, नेपाली थे, नेपाल में उनका जन्म हुआ, वहां पर ही बसे और फलाना आगे सारी चीजें, मतलब ये रामायण को एक प्रमाण की तरह यूज करते हैं। अब रामायण की बात करूं तो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है और ये बहुत ही पुरानी है। जब अगर मैं बात करूं तो 2500 साल, मतलब 2500 ईयर्स पुरानी है ये। अब इनका रेफरेंस लेकर इनका कहा जाता है कि हो सकता है जो भी भूभाग है वो क्या है, राम के जन्मभूमि का हमारा है, नेपाल में है, जहाँ पे राम का जन्म हुआ है। जो कि यह अलग बात है कि आज का जो क्षेत्र है वो अलग है, वो अलग नेपाल है, लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि राम का जो जन्म हुआ है वो हमारी ही भूमि में हुआ है। और आगे क्या कहना है उनका कि अपने दावे पर आगे बढ़ते हुए केपी ओली और भी क्या कहता है कि शिव और विश्वामित्र सहित सभी हिंदू पौराणिक कथाओं के क्या है प्रमुख प्राण ये देते हुए, यानी कि एक प्रूफ देते हुए वो कहते हैं कि ये सब शिव, विश्वामित्र हो गए, वाल्मीकि हो गए, ये सब भी क्या थे, हिंदू नहीं थे, ये सब भी नेपाली ही थे। बड़ी हंसी की बात है, लेकिन इनका यही कहना है। अब वाल्मीकि की रामायण, जैसे कि एक वाल्मीकि की रामायण है दोस्तों, उसमें ये सारे कथाएं लिखी गई हैं। एक और होती है तुलसीदास की रामचरितमानस, जो कि बहुत पुरानी नहीं है, कुछ 500 साल पुरानी है, जिसमें कुछ अलग कथाएं लिखी गई हैं जो कि इसमें रामायण में लिखी हैं, वैसी नहीं है। तो ये दोनों थोड़ी सी जो कहानियां हैं इनकी अलग है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे पता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि गलत रेफरेंस देके और गलत चीजें बोल रहे हैं और भारत को उल्टा ब्लेम भी कर रहे हैं कि आज जो हमारे देश की हालत है, जो हमारे
पॉपुलेशन है वो इस तरीके से एक फट रही है ज्वालामुखी की तरह, वो भारत की वजह से। उनको ये नहीं पता कि जो वहाँ की सरकार है, जो नेपोटिज्म चल रहा है वहाँ पे, खुद को ही पैसे लेना और खुद के बच्चों को पैसे देना, अय्याशी भरा जीवन देना और वहाँ की जो जनता है उस पर बिल्कुल ध्यान ना देना, जिसकी वजह से आज ये सारे सीन या मंजर देखे जा रहे हैं नेपाल में। अब उनका क्या कहना है केपी ओली का, एक जगह का नाम बताते हैं वो, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ नेपाल के चितवन जिले में एक जगह है थोरी, वहाँ क्या है, राम मंदिर का निर्माण हुआ और वहीं क्या हुआ था, जन्म हुआ था राम का, ऐसा कहना है केपी ओली का। अब मैं थोरी बताऊं कहाँ पर है, तो यहाँ आप देख सकते हो, ये जो जगह है ये चितवन है और ये थोरी है, ये बिहार का बॉर्डर है और ये नेपाल है ऊपर। अब अयोध्या की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे हम मानते हैं, जहाँ पे सच में रामलला का जो जन्म हुआ है वो यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से गोरखपुर आता है, फिर बिहार का बॉर्डर क्रॉस करना है और फिर ऊपर जाना है, ये थोरी चितवन में। तो क्या सच में यहाँ पर जन्म हुआ है? इनको थोड़ा तो सोच के ज्योग्राफिकली भी कंसीडर करना चाहिए था, थोड़ा बोलने से पहले, कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं। वाल्मीकि को भी इन्होंने झूठा ठहराने की कोशिश करी है। अब अपने तर्क का यही सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है कि खुद के जो तर्क है उसको एक बेस देने के लिए उन्होंने यही सारे रेफरेंस लिए हैं। खैर, अगर हम आगे बात करते हैं अयोध्या की, अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या का हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो विश्वामित्र जो हैं, उन्होंने विक्रमादित्य जो हैं दोस्तों, विक्रमादित्य तब के राजा जो थे, जिनका राज्य था, बहुत विशाल राज्य था, तब उन्होंने क्या किया था, अयोध्या का पुनर्निर्माण यानी रिवाइव किया था जब बनाए गए थे। उसके बाद से मुगल काल आता है, जब बाबर के एक बहुत सेनानी ने क्या किया था, मीर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था 1528 में। मीर बाकी नाम है जिसका, उसने उसको अयोध्या को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद बाबरी मस्जिद बनी थी और अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अयोध्या बन चुका है, रामलला का जो स्थापन है यहाँ पर हो चुका है। अब हमारे भारत के पास क्या प्रूफ है या हम क्या बोलते हैं कि आखिर हमें कैसे पता चला कि रामलला का जो जन्मभूमि है वो अयोध्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोमस ऋषि जो है उनका कहना है कि राजा विक्रमादित्य को आगे, मतलब ये खोज पर थे कि आखिर कैसे रामलला की जो जगह है, जो बर्थ प्लेस है, उसको हम फाइंड आउट करें। तो उन्होंने, लोमस ऋषि जो है, उन्होंने क्या की थी, एक रास्ता दिखाने की कोशिश करी थी। अब कैसे पता चला, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि जहां गाय के थन से दूध गिरने लगे, वही क्या है, राम जन्मभूमि आपको मिल जाएगी। और वही हुआ अयोध्या में, जहां पर ये विक्रमादित्य राजा ने क्या कर दिया, उसको स्थापित किया और ये कहा कि ये जो अयोध्या है ये हमारी राम जन्मभूमि है, जिसको आज हम जानते हैं अयोध्या के नाम से। खैर, अब ये तो एक मुद्दा था जो कि केपी ओली शर्मा का कहना है, जिसको मैंने उठा दिया, जिसको मैंने भड़का दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो शासन है, मेरा जो एक गवर्नमेंट थी, वो क्या हो गई, गिरा दी गई भारत के द्वारा। अब दूसरा आरोप लगता है कि ये जो जगह है, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये आप नेपाल का मैप देख सकते हो, और यहाँ पे एक जगह है, 3 जगह है एक्चुअली, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, जिसकी वजह से इनका कहना है कि अगर मैं ये कह देता कि ये सारी जगह भारत के हैं तो शायद आज मेरी सरकार बनी रहती। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सच में ये भारत की ही जगह है, जो कि आप क्लेम करते हो, हम पे करते हो। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिम्पियाधुरा है, एक काला पानी है और एक लिपुलेख है, जो कि चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है, यानी एक ट्राई जंक्शन की तरह है। एक चाइना है, एक इंडिया है और एक नेपाल है। अब यहीं से चाइना और इंडिया के ट्रेड की भी बात होती है, जो अभी कुछ समय पहले इंडिया और चाइना के ट्रेड की बात हो रही थी, यही जगह से क्या होती है, ट्रेड की भी बात होती है। तब नेपाल को बहुत दर्द होता है कि क्यों आखिर इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं और क्यों इस जगह से उनके ट्रेड चालू होंगे। तो अब अगर मैं आपको फुल इंडिया, यहाँ पे पूरा प्यारा भारत आप देख सकते हो, ये नेपाल का मैप है, यहाँ पे ये जो जगह है, अब यहाँ पे एक नदी भी है दोस्तों, काली नदी जिसको कहा जाता है, जिसको एक बॉर्डर की तरह माना जाता है नेपाल और भारत में। लेकिन नेपाल जो है इसे नहीं मानता है, नेपाल कहता है कि ये सारे हिस्से क्या है, हमारे हैं। खैर, नेपाल इसके लिए भी कहता है कि ये जो हमने नहीं माना है, केपी ओली जो कि अब नहीं रहे प्रधानमंत्री नेपाल के, उनका कहना है अगर मैं मान लेता तो हो सकता है कि आज मैं मुख्यमंत्री अभी भी होता। खैर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब जेनजीज जो एक्टिविस्ट हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या डिमांड्स है, अगर मैं बात करूं
तो पहली डिमांड आती है कि सोशल मीडिया बैन जो आपने लगाया था उसको हटाया दिया जाए, तो उसको तो हटा दिया गया है, लेकिन और कहना है उनका कि डिजिटल जो प्रोटेक्शन होता है वो भी मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा दोबारा ना हो, नेपाल में दोबारा कोई सरकार इतनी एम्बिगुअस स्टेप ना ले पाए, इसको भी इंश्योर करना होगा, ये कहना है जेनजीज का। और क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को टू अलाउ ग्रेटर इंक्लूजन एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जान रहे हैं आप जेनजीज की कैसे वहाँ की सरकार बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है लोगों को, यानी सिर्फ खुद के ही जेब में जितना हो सके पैसे भर लो, अपने बच्चों को दे दो, भर लो, और जो भी मतलब उनके जो रिलेटिव्स हैं और जो भी हैं उनको दे दो, बस जो हमारी जनता है वो भूखे मरे, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको क्या करना है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करवानी है। और मैं बात करूं तो मास रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस मांगे जा रहे हैं कि जो भी करप्ट ऑफिशियल है उनको क्या करना है, चेंज करना है, अभी तुरंत ही करना है। अकाउंटेबिलिटी चाहिए उनको, यूथ रिप्रेजेंटेशन चाहिए जेनजीज का 10 to 15% मेजरेबल, जो कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में वो चाहिए जेनजीज को उन अपनी जगह, यानी पॉलिटिक्स में भी उनको चाहिए अपनी जगह। अब जस्टिस फॉर डेथ, अभी आप अगर देखोगे न्यूज में तो बताया जाता है कि 51 लोग हैं जो नेपाल के इस सब चीजों में मारे जा चुके हैं। भारत की भी वहां गई हुई बस उस पर भी अटैक कर दिया गया है नेपाल में, यानी कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, जिसकी वजह से ये भी चाहते हैं जेनजीज की हमें क्या करे, उनका अकाउंटेबिलिटी लो और जस्टिस दो उन जो भी जिनकी डेथ हुई है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चाहिए, सोल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, लैक ऑफ जॉब्स फॉर द यूथ। मतलब नेपाल की लोगों की जो मांग है वो अब दिख रही है कि सच में अच्छी मांग है, लेकिन जो तरीका है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर कोई भी सरकारी दफ्तर हो, उस पर आग लगा देना, वहाँ पे जो इंसान है वो जलकर मर जा रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। ये सही तरीका नहीं है, ये जेनजीज को भी समझना चाहिए। अब ये सारे फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारा किया गया है जेनजीज की वजह से, ये सही है, ये पता है हमें। प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, जो ये किया गया है नेपाल में ये बहुत ज़्यादा आउटरेजियस है। आपको क्या लगता है, अब नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, एक्स जिनको बोला जा सकता है, एक्स प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा, इनका बयान रामलला पे इनका बयान आता है, कुछ एरियाज पे जो भारत के हैं इनका कहना है जिसकी वजह से इनकी सरकार गिर गई। फिर जेनजीज का इतना प्रोटेस्ट, इनकी डिमांड, आपको क्या लगता है क्या ये सच में ये डिमांड सही हैं या गलत हैं, या जो भी हो रहा है वहाँ पे आपका क्या राय है, ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।